नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक का करंट अफेयर आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये वो करंट अफेयर है जो छूटा था आपका। उस टाइम मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था, लेकिन मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि बाद में मैं कवर कराऊंगा, तो ये उसी कड़ी में कवर कराया जा रहा है। अब इसको मैं दो पार्ट में ले आऊंगा, एक तो 29 नवंबर से 2 दिसंबर, फिर 3 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक का, ठीक है। क्योंकि 8 दिसंबर से फिर आगे कंटिन्यू किया गया था, तो 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको कवर कराया जाएगा वादे के अनुसार। आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आज की कड़ी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इसमें कवर कर लेने वाले हैं 29 से 2 दिसंबर के बीच वाले। अगले पार्ट में अगला आएगा और वो भी जल्द ही आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले एक जरूरी सूचना। आज रात 12 बजे तक दोस्तों उम्मीद की किरण सेल है लाइव, और इसके तहत मात्र 395 में आपको मिल रहा है टेक्स्ट बुक पास प्रो। ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है इस साल का अभी तक का। तो आप इसका फायदा उठाइए, एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस दोस्तों 29 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। जगुआर भी एक बिग कैट की प्रजाति है। आप जानते हो बिग कैट 7 या 9 के आसपास पाई जाती हैं। मोस्टली 7 दिखेगी आपको, और उसके बाद फिर कहीं कहीं और छोटे मोटे रूप में, ज़्यादा रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो बिग कैट्स होते हैं उनमें से ही एक है जगुआर। और जगुआर के प्रति अवेयरनेस फैलाने या कहें उसको उसको संरक्षित करने के लिए, उसको विलुप्त होने से बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जगुआर के सामने जो बढ़ते खतरे हैं, दुनिया भर में इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो संरक्षण प्रयास है, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाना ही इसका महत्व, इसका उद्देश्य है। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी जंगली बिल्ली इसमें कौन कौन सी आती हैं? बिग कैट्स में कौन कौन से हैं? जैसे बाघ हो गया, ठीक है, जिसे टाइगर कहते हैं अंग्रेजी में। चीता हो गया, शेर हो गया, ठीक है, तेंदुआ, जगुआर। इसके अलावा ऐसे ही बहुत सारे हैं। बड़ी बिल्ली बिग कैट्स में है, 7 या 9 के आसपास होती है। फिलहाल कुछ और जानवर से रिलेटेड दिवस हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। जैसे विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व कुत्ता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, और जगुआर दिवस 29 नवंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने इसरो के शुक्रयान मिशन को मंजूरी दी है। इसे किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो देखो, अगर आपको याद हो तो 2 महीने पहले भी जब बजट पेश हुआ था उसके कुछ दिन बाद मैंने आपको बताया था, 2-3 महीने पहले, कि 3 मिशन को मंजूरी मिली थी। एक शुक्रयान मिशन, एक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन, और एक चंद्रयान 4 मिशन। तो वो तीनों के लिए बजट भी अलॉट किए गए थे। इसी कड़ी में एक नया अपडेट फिर से आया है शुक्रयान मिशन के लिए कि 2028 तक इसका मॉड्यूल लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसरो ने ये घोषणा की हुई है, इसरो के मिशन निदेशक नीलेश देसाई ने अनाउंस किया हुआ है। इसके बाद चंद्रयान 4 जापान के सहयोग से हम लोग लॉन्च करेंगे, जो 2030 तक टारगेट बना रहे हैं कि उसका कोई न कोई मॉड्यूल लॉन्च कर दिया जाए। और इस बार का जो चंद्रयान 4 मिशन होगा, तो वो आगे आने वाले समय में जब मतलब चंद्रमा पर हम लोग मानव मिशन करेंगे तो उसमें मददगार साबित होगा काफ़ी ज़्यादा। 2035 तक हम लोग अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा आप गगनयान मिशन देख ही रहे हो, गगनयान मिशन अगले साल ही लॉन्च हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2025 में लॉन्च हो जाए, जिसके तहत पहली बार मनुष्यों को हम लोग 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में हम लोग भेजेंगे, है ना। पहली बार भारतीयों के द्वारा भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में व्यक्तियों को। इसके बाद 2035 में जब अपना अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा, तो अंतरिक्ष स्टेशन पर सबको डाल दिया करेंगे, हमेशा जाकर के वहाँ पर रिसर्चर्स वगैरह रहा करेंगे, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अभी वर्तमान में। ऐसे ही 2040 तक हम लोग चंद्रमा पर मानव मिशन करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा मिशन होगा 2040 में, लक्ष्य बना करके चल रहा है इसरो। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। अगला, 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के कौन से में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो हेमंत सोरेन ये 14वें नंबर के ये सीएम है, अगर वैसे सीरियल वाइज देखा जाए तो। और इनके कार्यकाल के रूप में देखा जाए तो ये चौथी बार शपथ ले रहे हैं सीएम के रूप में।
मतलब ये चौथी बार झारखंड के सीएम बन रहे हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों में कुछ दिनों के लिए ये बीच में सीएम पद की कुर्सी छोड़े थे जब ये जेल गए थे, तो चंपई सोरेन को बना दिए थे सीएम। हालांकि बाद में चंपई सोरेन बीजेपी में मिल गए, वो अलग बात है। दोबारा इसे वापस आए और उसके बाद सीएम का पद ये ग्रहण किए दोबारा से, उनको इस्तीफा दिला करके। तो टोटल चौथी बार ये शपथ ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। इंडिया अलायंस का ये एक हिस्सा है और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के ही इन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए थे, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा। हालांकि बहुमत नहीं हासिल की थी। अगला, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में किसको बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया? तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है करीना कपूर खान को। करीना कपूर खान को मिला है। देखो ये ओटीटी अवार्ड है, ध्यान रखना। फिल्म फेयर का 2 पुरस्कार दिया जाता है। एक तो फिल्म फेयर अवार्ड होता है फिल्मों के लिए, जो पर्दे पर फिल्में आती हैं उसके लिए, और एक अब नया नया शुरू हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी आजकल बहुत सारी फिल्में आती हैं। तो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड है ये। इस बार का ये 5वां संस्करण था, मतलब इससे पहले 4 संस्करण इसके दिए जा चुके हैं, अभी नया नया शुरू हुआ है। बाकी फिल्म फेयर के तो 65 संस्करण से ज़्यादा हो चुके हैं। तो फिलहाल इसमें देखिए अमर सिंह चमकीला जो है, ये मूवी बिल्कुल मतलब काफ़ी ज़्यादा धूम मचाई थी। तो दिलजीत जो दोसन ने उसमें अच्छा काम किया था, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी पाए हैं उसके लिए, अमर सिंह चमकीला के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड करीना कपूर खान को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर इम्तियाज अली। बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स मुंबई डायरीज ये चुनी गई है। बेस्ट नॉन फिक्शन ओरिजिनल सीरीज द हंट फॉर वीरप्पन। बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल में अमर सिंह चमकीला, जो मैंने आपको बताया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज मामला लीगल है। और सर्वाधिक नॉमिनेशन हीरा मंडी को मिला है। 5वां इस बार का संस्करण था। ठीक है। अगला, अच्छा ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया है एग्जाम में। ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। ठीक है। अगला, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया, भारत रहा इसमें 49वें स्थान पर। आर्टिकल देखिए आप, यूनाइटेड स्टेट लीड्स ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इंडिया रैंक 49। तो यूनाइटेड स्टेट्स इस बार भी लीड कर रहा है। सिंगापुर जो है ये 2nd पोजीशन पर है। भारत ने हालांकि 11 पायदान की लंबी छलांग लगाई है और पहुंच गया है 49वें स्थान पर। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया? तो यूनेस्को के द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया गया। पश्चिम बंगाल काफ़ी लंबा इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। आप जानते हो पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी, और जब ये ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम शुरू हुआ तो उस टाइम पे भी कलकत्ता का, पश्चिम बंगाल का बड़ा महत्व रहा करता था। तो ऐसे समय में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, और वो आज के टाइम पर हेरिटेज बन करके टूरिज्म स्पॉट बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पर यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वेस्ट बंगाल को एज ए टॉप हेरिटेज टूरिज्म स्पॉट। तो यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, तो यूनेस्को के बारे में जान लो। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष है। ठीक है जी। अगला देखते हैं, हाल ही में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई है। भारत में बैडमिंटन में टॉप पर कौन है, आप जानते ही हो, पीवी सिंधु। महिलाओं की बात आए तो पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जीत ली हुई है। एक बार फिर से पुरुष एकल में बात करें तो लक्ष्य सेन ने जीता हुआ है, ये भी भारत के हैं। भारत में ही इसका आयोजन हुआ था। तो गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जाली, इनको महिला युगल का खिताब मिला। पुरुष युगल में हुआंग डी और लियू यांग, चीन की जोड़ी ने जीता हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, आपको पुरुष एकल और महिला एकल ही याद रखना होता है। इसका आयोजन हर साल लखनऊ में ही होता है। 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित होता है। अगला, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, एड्स से बचाव के लिए, एचआईवी संक्रमण से के प्रसार को रोकने के लिए, इस सब के लिए ये मनाया जाता है। एचआईवी का फुल फॉर्म याद रखना और एड्स का फुल फॉर्म रखना याद, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है। 1988 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई है। इस बार की थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट्स। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मंडल में एक नए जिले की घोषणा की है?
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज मंडल में एक नए जिले की घोषणा की है। अभी तक देखो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अब से कुछ महीनों के लिए हो जाएंगे 76 जिले। ये कुछ महीनों के लिए ही होंगे, ध्यान रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है और कुंभ क्षेत्र को एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? जिससे उसकी प्रशासन व्यवस्था पर अच्छे तरीके से निगरानी नज़र बनाई जा सके और अच्छे तरीके से वहाँ सुविधाएं दी जा सके। एक डेडिकेटेड वहाँ पर डीएम नियुक्त किए गए हैं, पूरी बाकायदे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई है, जिससे पूरा जितना जब तक कुंभ मेला हो तब तक वहाँ पर अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। क्योंकि अब जो प्रयागराज है, प्रयागराज के डीएम को ही अगर ये पूरा पूरा बाहर दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगा कि उस टाइम पर उतने टाइम तक जितने टाइम तक चलेगा कुंभ मेला उतने टाइम तक प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का फोकस जो है वो बाकी चीज़ों पर नहीं होगा, फिर केवल कुंभ मेला पर ही होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हुई। इसीलिए कुंभ मेला प्रांगण को ही एक नया एरिया डिस्ट्रिक्ट नियुक्त कर दिया गया है, बना दिया गया है और ये नया जिला कुछ ही समय के लिए होगा, मतलब टेम्पोररी होगा। तो इस नए जिला का नाम होगा महाकुंभ मेला। ध्यान रहे ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा, लेकिन कुछ समय के लिए होगा। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। तो अब 76 जिले हो गए हैं, लेकिन बस कुछ ही समय के लिए, ये बात ध्यान रखना। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, 26 फरवरी 2025 तक ये समाप्त होगा। ठीक है। महाकुंभ 12 सालों में एक बार आता है। अर्धकुंभ 6 सालों में एक बार आता है। जैसे 12 साल पर ये हुआ 2025 में, अब इससे 6 साल बाद 2031 में होगा अर्धकुंभ, फिर 6 साल और जोड़ोगे तब फिर अगला वाला महाकुंभ होगा। ठीक है। महाकुंभ मेला या कुंभ मेला भारत के 4 जगहों पर लगता है। एक नासिक, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा प्रयागराज। प्रयागराज वाला महाकुंभ सबसे बड़ा और सबसे पवित्र माना जाता है, इसे ध्यान रखना। और ये सबसे विशालतम होता है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, दुनिया का, ब्रह्मांड का कह सकते हो, जहाँ जहाँ भी लोग निवास करते हैं उनमें सब में सबसे बड़ा मेला होता है। अगला, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसको एफबीआई का निदेशक नियुक्त किया? तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया है काश पटेल को। ये भारतीय मूल के हैं और पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं जो किसी अमेरिकी जांच एजेंसी के चीफ बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हो 47वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ये शपथ लेंगे 20 जनवरी को। उसके बाद से नया प्रेसिडेंट आ जाएगा, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे नए प्रेसिडेंट। अभी तक जो बाइडन है। तो अब पूरा पूरा कैबिनेट भी इनका होगा। उसके बाद बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं वो भी अपने हिसाब से ये नियुक्त रखेंगे। तो ऐसे इसी कड़ी में वहाँ की जो जांच एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई, उसके निदेशक काश पटेल नियुक्त किए गए हैं। ओके, चलिए। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1908 में हुई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अभी निदेशक है क्रिस्टोफर ए वेरे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं नवंबर महीने की ई बुक भी आ चुकी है। देखिए पिछले 15 दिनों से गया हुआ था मैं, इस वजह से काफ़ी काम पेंडिंग थे, तो कई सारी चीज़ें लेट आ रही हैं आपको। ठीक है। तो नवंबर की ई बुक भी अब इसी कड़ी में लेट होकर के आप तक पहुंच गई है आखिरकार। नवंबर महीने की ई बुक हिंदी और इंग्लिश में आप ले सकते हो एमजेटी ऐप से जा करके। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ई बुक सेक्शन में आपको जाना है। हर एक महीने की आप ई बुक यहाँ प्राप्त कर सकते हो। इस महीने की भी आ गई है। अगला, दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया? तो भारतीय सेना ने कंबोडिया की सेना के साथ मिलकर पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया हुआ है। सिनबैक्स एक्चुअली में देखो, ये सिनबैक्स ऐसा नहीं लिखा जाएगा, SIN नहीं रहेगा, CIN रहेगा। ठीक है। CIN का मतलब अलग होता है। देखो, ये जो एक्सरसाइजेज होते हैं नाम में ही उसमें कोड है, सिनबैक्स, सिनबैक्स। ठीक है, डिकोड करना शुरू करो। कंबोडिया इंडिया, कंबोडिया और इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज, कंबोडिया इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो ये कंबोडिया और भारत के बीच में टेबल टॉप एक्सरसाइज है और ये पुणे महाराष्ट्र में 1 से 18 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया है। अगला, किस राज्य में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव ये आयोजित हुआ दोस्तों कहाँ पर? मेघालय में। मेगोंग मेघालय, ठीक है ना, मेगोंग मेघालय। तो आप इसको ट्रिक के रूप में लेकर के याद कर सकते हो। हालांकि मेगोंग का मतलब, मेगोंग एक फूल होता है, फ्लावर होता है पुष्प वाला, तो उसी के रूप में ये मनाया जाता है, उसी के लिए फेस्टिवल होता है ये। तो मेगोंग फेस्टिवल 29 और 30 को ये गारो हिल्स में मेघालय में आयोजित हुआ।
गारो, खासी और जयंतिया, आप जानते हो 3 ये जनजातियां पाई जाती हैं मेघालय में, और पहाड़ियों के नाम भी यहाँ पर ये हैं, गारो, खासी हिल्स, ये सब पहाड़ियाँ भी हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर वो जनजातियां भी उसी नाम से जानी जाती हैं। तो ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कई बार कि गारो और खासी कहाँ पर पाई जाती है जनजातियाँ, तो गारो और खासी याद रखना। जयंतिया भी है, ये पाई जाती हैं जनजातियां मेघालय में। तो मेगोंग महोत्सव 29-30 नवंबर को मेगोंग फूल के प्रति अवेयरनेस फैलाने और इसकी पहाड़ियों पर जो बड़ी मात्रा में ये खिलता है, तो इसको वहाँ के समुदाय के लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई में अपनी पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स का विमोचन किया? व्हाई भारत मैटर्स, ये भारतीय विदेश मंत्री की पुस्तक आई हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अपनी पुस्तक लॉन्च की है, व्हाई भारत मैटर्स। तो इसमें बखूबी तरीके से उन्होंने भारत के लिए बताया हुआ है कि भारत का पक्ष रखा है कि भारत क्यों मैटर करता है दुनिया के लिए। बहुत जरूरी बात है आपको भी समझना। देखो रसिया यूक्रेन युद्ध में ना ऐसी स्थिति आ गई थी, अगर भारत ना होता तो दुनिया में समझ लो भुखमरी आ जाती, भुखमरी आ जाती। वाकई में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है इस मामले में। पूरी दुनिया को प्रेज करना चाहिए, क्योंकि भारत ने जो रूस से व्यापार करके पूरा इकोनॉमी बचाई एक प्रकार से, उससे दुनिया को भी फायदा हुआ। फिर दुनिया ने के बहुत सारे देशों ने भी ये स्टेप अपनाना शुरू किया, जिससे वो सस्टेन कर गए। वरना जिस हिसाब से यूएस ने सैंक्शन लगाया था ना, 21,000 से ज़्यादा सैंक्शन लगाए थे रूस पर, उसकी वजह से जो तेल के दाम महंगा होता, इतना महंगा होता कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती। लेकिन भारत मैटर्स। फिलहाल एस जयशंकर की ये पुस्तक है, याद रखना। अगला, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की सब तक हो, इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आज के टाइम पर तो मोबाइल चला रहे हो तो मतलब आधा कंप्यूटर आपको आ ही रहा है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस तब शुरू किया गया था जब लोगों के बीच में ये पहली पहली बार आ रहा था, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना था। हालांकि अब तो हर जगहों पर आसानी से उपलब्धता है, और कुछ हिस्सों पर अभी रह गया है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर भी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। तो एम्पावरिंग जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी, ये इस बार की थीम है। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज के टाइम पर तो एडवांस नॉलेज भी दी जानी शुरू हो गई है इसके जरिए। किस राज्य के पारंपरिक साड़ी चरचोला को जीआई टैग दिया गया? चरचोला साड़ी, चरचोला साड़ी दोस्तों ये पारंपरिक साड़ी है, ये गुजरात की साड़ी है, बहुत ही फेमस है चरचोला साड़ी। तो इसको अब जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मतलब जानते हो आप, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी प्रोडक्ट की अगर ख्याति बहुत बढ़ जाती है, उसको ग्लोबलाइज करना होता है, उसकी ब्रांडिंग और बढ़ानी होती है, तो इसलिए जीआई टैग दे दिया जाता है। जब वो ग्लोबलाइज हो जाता है, फिर उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी रुक जाती है और उसकी सेल बढ़ जाती है। तो फिलहाल ट्रेडिशनल वेडिंग साड़ी है गरचोला, और इसे मिल गया है जीआई टैग। गुजरात के 27 उत्पादों को अभी तक जीआई टैग मिल चुके हैं, जिनमें से 23 हस्तशिल्प क्षेत्र के हैं। जीआई टैग की शुरुआत 2003 से हुई थी। पहला जीआई टैग 2004 में मिला था दार्जिलिंग की चाय को। 1999 में इसके लिए लाया गया था बिल, और ये बिल एक्ट बना था 2003 में। ठीक है ना, 10 साल के लिए जीआई टैग दिए जाते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन पदभार ग्रहण करना था 1 दिसंबर को, और जो कि ग्रहण किया जय शाह ने। जय शाह अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं, और बीसीसीआई के पूर्व सचिव, एशियन क्रिकेट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जय शाह, और अब बन गए हैं आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष, चेयरमैन। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं सम्मी सिल्वा, इनका नाम याद रखना। और बीसीसीआई के अभी तो अंतरिम सचिव बने हैं, तो उनका नाम भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी तो वही याद रखाऊंगा आपको। जैसा जो है आईसीसी के अध्यक्ष है। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। ठीक है ना, स्टुअर्ट बिन्नी के पापा। अगला, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके नए अध्यक्ष दोस्तों मसात्सुगु अस्कवा से अब बदल करके हो गए हैं मसातो कांडा। मसातो कांडा, मसात्सुगु अस्कवा अभी तक थे 10वें नंबर के थे, और अब 11वें नंबर के बन गए हैं। कौन? मसातो कांडा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, नई नियुक्ति है। जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में ये कार्यरत है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 68 देश इसके सदस्य हैं। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, और मसातो कांडा अब नए अध्यक्ष होंगे। अगला,
मुर्दू फर्नांडो भारत के किस पड़ोसी देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मुर्दू फर्नांडो ये श्रीलंका की महिला न्यायाधीश बनी है, मुख्य न्यायाधीश बनी है, और ये श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल फर्नांडो होंगी 48वें नंबर की मुख्य न्यायाधीश श्रीलंका की। ये जयंता जयसूर्या की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त की गई हैं। पहली महिला न्यायमूर्ति सिरानी बंडार नायके थी और दूसरी फर्नांडो थी। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि दुनिया भर में सबसे पहली महिला प्रमुख या कहें पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में नियुक्त की गई थी और नाम क्या था? देश तो मैं हिंट दे दे रहा हूँ, श्रीलंका ही था। नाम क्या था ये बता दीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अग्नि वॉरियर ये दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच होता है और इसका आयोजन अभी महाराष्ट्र में किया गया है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो। अग्नि वॉरियर जो है ये कंक्लूड हुआ 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में चला। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, अच्छा अग्नि वॉरियर से याद आया अजय वॉरियर। अजय वॉरियर याद रखना। अजय वॉरियर जो होता है ना, ये होता है भारत और यूके के बीच में, भारत और यूके के बीच में, तो कंफ्यूज मत होना। अगला, मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर अब होंगे पंकज त्रिपाठी। मध्य प्रदेश पर्यटन को ये प्रमोट करेंगे पंकज त्रिपाठी, और एक्टर हैं बॉलीवुड के, आप जानते ही हो। कुछ दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी इनको प्रदेश फिल्म फेस्टिवल जो होता है ना, उसमें इनको नियुक्त किया गया था प्रमोट करने के लिए, और अब मध्य प्रदेश पर्यटन के भी ये ब्रांड एम्बेसडर होंगे। क्लियर। अगला, कहां पर विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिसनवुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 112 वर्ष की आयु में ये चल बसे। सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता है ना, तो विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों का ही टूटता है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका निधन हो गया है 112 वर्षों की आयु में। तो इनको अभी इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1912 को। देखो इनके सर्टिफिकेट से ही हम लोग देख लेते हैं। 4 अप्रैल 2024 को इनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। कितने दिनों का? जब ये 111 साल और 222 दिनों के हो चुके थे तब। तो ये 2 विश्व युद्ध और 2 वैश्विक महामारी देख चुके हैं, उससे बचकर निकल चुके हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, उससे बच करके निकल चुके हैं, और उसके बाद फिर अब जा कर के गए हैं। ये 1912 में लिवरपूल में इनका जन्म हुआ था। तो ये थे साथियों 21 क्वेश्चन, टॉप 21 क्वेश्चंस हमने लिया 29 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच का। अब अगला जो पार्ट आएगा, ये तो पार्ट 1 था, समझो जो छूटा हुआ था उसका पार्ट 1। अगला जो पार्ट आएगा उसमें 3 दिसंबर से लेकर के आपका 7 दिसंबर तक का कवरेज रहेगा, तो जिससे आप पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और हम पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी कल या परसों तक आपके पास होगी और आप अच्छे तरीके से सब तैयार कर पाओगे। इसकी पीडीएफ तुरंत ही मैं भिजवा दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, वीडियो देखने के बाद ही आप उसको भी रीडिंग लगा लेना। थैंक यू सो मच। बाकी ई बुक वगैरह आ गई है, एमजेटी ऐप पर सब अवेलेबल है, आप जाकर के ले सकते हो, चाहे अर्धवार्ष की हो चाहे मंथली हो, सब आप प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।